हेलो ऑल, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है, कुछ स्किल्स सीखने हैं, तो ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़िएगा। आपको हर हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जहां से हम कुछ सीख के जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक रिटेल चेन के बारे में जिसका नाम है टारगेट, जो कि यूएस में बहुत ही सक्सेसफुल रिटेल चेन है। लेकिन जब इन्होंने कनाडा में एक्सपांड करने का सोचा तो एक इनके लिए बहुत डिजास्टर था। 2 साल के अंदर इनको बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी, सारे स्टोर्स बंद करने पड़े और 17,000 से ज़्यादा लोगों की जॉब इसकी वजह से गई। तो अगले स्लाइड्स में हम लोग जानेंगे कि ये क्यों हुआ, इसके रूट कॉजेस जानेंगे और इससे हमारे लिए क्या लर्निंग है ये भी जानेंगे। तो जो भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ ये मेरी खुद की एनालिसिस है, बेसिस वन पेपर दैट वाज पब्लिश्ड, और वो पेपर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में टाइमलाइन समझ लेते हैं। 2011 में जब टारगेट एक्सपांशन के बारे में सोच रहा था तो इन्होंने जेलर्स करके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिटेल चेन था, उसको एक्वायर किया $1.8 बिलियन में। एंड फिर उन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी अपने ओपन कर दिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में इन्होंने एसएपी सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन किया। अभी इन शॉर्ट, इन जनरल लैंग्वेज, एसएपी सिस्टम वो है जहाँ पे आपके कस्टमर्स का, ऑर्डर्स का, मार्केटिंग का, सेल्स का, सबका डेटा होता है। इस डेटा के हिसाब से मैनेजमेंट कुछ डिसीजंस ले सकता है। तो ये डेटा में ऑलरेडी इनको प्रॉब्लम्स दिखने लगे थे, बट फिर भी इन्होंने ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं किए और इन्होंने सारे के सारे 124 स्टोर्स ओपन कर दिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि वेयर हाउस में तो काफ़ी सारा स्टॉक पड़ा हुआ था, बट स्टोर्स में शेल्फ्स पूरे के पूरे खाली थे। तो कस्टमर्स इसकी वजह से परेशान होने लगे और इसकी वजह से टारगेट की इमेज भी थोड़ी बहुत डाउन हुई और अल्टीमेटली टारगेट को 2014 में 941 मिलियन का लॉस हुआ और इसकी वजह से सीईओ ने रिजाइन कर दिया। एंड जनवरी 2015 में टारगेट ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर की। तो आखिर ये क्यों हुआ, ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में जानेंगे। तो आप आते हैं उस डिसीजन पे जिसने ये पूरा सिचुएशन ही खराब कर दिया। फरवरी 2013 में मैनेजमेंट की एक मीटिंग हुई थी। कंपनी के लोगों को पता था कि अब हमारा सिस्टम चेन ठीक से काम नहीं कर रहा। एसएपी में जो डेटा है उसका एक्यूरेसी सिर्फ 30% था। चेकआउट सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी। जो टीम थी उसको पूरा एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब इंटरनली ये सबको पता था कि हम लोग लॉन्च के लिए रेडी नहीं है। फिर भी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हम लोग स्टोर्स लॉन्च करेंगे। तो इनिशियली मैनेजमेंट ने 3 स्टोर्स ओपन किए, फिर उसी महीने 21 किए और फिर धीरे धीरे ये पूरे साल खत्म होते होते 124 स्टोर्स उन्होंने ओपन किए। तो कंपनी को यहाँ पे ये डर था कि अगर डिले हो गया तो मार्केट में कॉन्फिडेंस कम होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि पहले लॉन्च करते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम्स फिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक चीज़ कंपनी से मिस हो गई कि अगर फाउंडेशन कमज़ोर हो तो बिजनेस स्केल करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है और ये ही चीज़ यहाँ पे मिस हो गई। तो अब जानते हैं ऐसे 4 रूट कॉजेस जिसकी वजह से ये सारा डिजास्टर हुआ। पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस डेटा एक्यूरेसी। तो यूएसए में जब ये टारगेट चेन काम कर रहा था तो इनका डेटा एक्यूरेसी लेवल था 98 टू 99%। लेकिन जब ये कनाडा में आए और जब इन्होंने स्टोर्स लॉन्च किए तब इनका डेटा एक्यूरेसी परसेंटेज था सिर्फ 30%। तो आप ज़रा सोचिए, अगर किसी प्रोडक्ट्स की डायमेंशन गलत हो, करेंसी कोड्स मिसिंग हो, टैरिफ इंफॉर्मेशन मिसिंग हो और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में कुछ एरर्स हो, तो ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन गड़बड़ हो जाएगा। और इनके साथ यही हुआ। करीब 75,000 प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन किसी जूनियर स्टाफ ने मैन्युअली एंटर की थी। इनको ट्रेनिंग भी काफ़ी कम मिली थी, प्रेशर भी ज़्यादा था और इसकी वजह से कभी कोई सेकंड वेरिफिकेशन टूल्स इंप्लीमेंट ही नहीं हुए और इसकी वजह से सिस्टम्स भी इन प्रोडक्ट्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। जब जब किसी मीटिंग में किसी एम्प्लॉय को पूछा था कि क्या प्रॉब्लम था, तो उसने ये कहा था कि यू नेम इट एंड इट वाज रॉन्ग। मतलब आप नाम लो और वहाँ पे गलती थी। और इस सिचुएशन में टारगेट ने जाके सारे स्टोर्स लॉन्च किए। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग ये मिलती है कि डेटा सिर्फ आईटी इशू नहीं होता। गलत डेटा पूरे बिजनेस को कोलैप्स कर सकता है। जो दूसरा रीजन है वो भी काफ़ी शॉकिंग था।
एक तरफ वेयर हाउसेस पूरी तरह से भरे हुए थे, वहाँ पे लाखों प्रोडक्ट्स थे, और दूसरी तरफ स्टोर्स में शेल्फ सारे खाली थे। इसका मतलब सामान वेयर हाउस में तो था, लेकिन स्टोर्स और कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रहा था। तो अब ये किस वजह से हुआ? तो जब इन्होंने इनिशियली एसएपी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था और वेयरहाउस का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था, ये दोनों प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं हुए थे। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इश्यूज उनको मिल रहे थे। मतलब प्रोडक्ट का मिस लेवल हो रहा था, शिपमेंट्स ट्रैक नहीं हो रही थी, जो स्टाफ था उनका वो मैन्युअली डेटा अपडेट कर रहा था। इस ये पूरे मिस कम्युनिकेशन की वजह से ट्रक्स भी बाहर खड़े थे, लेकिन स्टोर्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो जब कस्टमर स्टोर्स में जा रहे थे, उनको खाली शेल्फ दिखती थी, और इसकी वजह से टारगेट का जो पहला इंप्रेशन था वो इतना खराब था कि लोगों ने टारगेट कनाडा को कभी सीरियसली नहीं लिया। तो यहाँ पे तीसरा और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रूट कॉज है, जो कि है पीपल मैनेजमेंट। और इसमें टारगेट से बहुत बड़ी गलती हो गई। यूएसए में जब एम्प्लॉय हायर होते थे तो उनको कई महीनों की ट्रेनिंग मिलती थी, और इनको मेंटर्स भी मिलते थे, जिसकी वजह से एक्सपर्टीज धीरे धीरे डेवलप हो जाती थी। लेकिन कनाडा में उनको लॉन्च करने की जल्दी थी, तो इसकी वजह से ट्रेनिंग टाइम बहुत कम मिला, और मेंटरशिप प्रैक्टिकली थी भी नहीं। कई ऐसे कॉम्प्लेक्स काम थे जो नए एम्प्लॉयज से करवाने पड़े, जिसका कभी बाद में सेकंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ। और इसका रिजल्ट ये आया कि एक्यूरेसी से ज़्यादा स्पीड पे फोकस हुआ, और इसकी वजह से एरर्स बहुत बढ़ गए। और सबसे डेंजरस बात यह थी कि कभी किसी ने ओपनली एस्केलेट भी नहीं किया कि कुछ एरर्स ज़्यादा है और कुछ प्रॉब्लम्स है। कई बार कंपनी में लोग प्रॉब्लम जानते हैं, लेकिन उनको बोलने से डरते हैं, और यही साइलेंस बाद में डिजास्टर बन जाता है। तो टारगेट के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। और चौथा रूट कॉज है टेक्नोलॉजी, जो कि मल्टीपल डायमेंशंस में फेल हुआ। पहला है एसएपी सिस्टम। नॉर्मली जो इम्प्लीमेंट करने में 5 साल लग जाते हैं, जो टारगेट ने 2 साल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। दूसरा था पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी कि बिलिंग टर्मिनल्स, जो कभी भी रॉन्ग चेंज दिखाते थे, सिस्टम्स फ्रीज हो जाते थे, ट्रांजैक्शंस फेल हो रहे थे। इसकी वजह से कस्टमर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ गई। एंड तीसरा है फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर, जिसके लिए एक हिस्टोरिकल डेटा लगता है जो कभी टारगेट के पास था ही नहीं, और जो भी था उसमें एक्यूरेसी के इश्यूज थे। तो टारगेट ने क्या किया, जो इनका यूनाइटेड स्टेट्स में जो सिस्टम है उस हिसाब से उन्होंने इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी, और इसकी वजह से उनको काफ़ी लॉस हो गया। और लास्ट है वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कभी एसएपी सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं हुआ। इसकी वजह से इनको काफ़ी स्टॉकआउट्स के इश्यूज आए, शेल्फ्स उनके खाली रह गए, और अल्टीमेटली ये डिजास्टर हुआ। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी स्ट्रांग थी, बट इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं था, और इसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ। तो अब डेटा छोड़ के ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करते हैं। इस कंपनी के जो सीईओ थे, ग्रेग स्टेनहाफेल, उन्होंने लॉस रिपोर्ट करने के बाद रिजाइन किया। कुछ समय बाद टोनी फिशर पे भी काफ़ी प्रेशर था, तो उन्होंने भी रिजाइन किया। और ये पूरे डिजास्टर में 17,000 प्लस लोगों की जॉब चली गई। कई लोग ऐसे थे जो यूएस से रिलोकेट होके आए थे। उन्होंने करियर्स, फैमिलीज, फ्यूचर प्लान सब इस कंपनी के भरोसे बनाए थे। तो जब कोई बिजनेस फेल होता है तो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, उनके पीछे हजारों लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम इस केस से क्या सीख सकते हैं? पहली लर्निंग, स्पीड और रेडीनेस ये दोनों अलग चीज़ें हैं। फास्ट एक्सपेंशन हमेशा स्मार्ट नहीं होता। दूसरी, डेटा इज एवरीथिंग। अगर डेटा गलत है तो डिसीजंस भी गलत ही होंगे। तीसरा, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी को समय चाहिए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमेशा रश में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। चौथा, कंपनी में स्पीकअप कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयज़ अपने प्रॉब्लम बोलने से डरेंगे तो ये इश्यूज हिडन रहेंगे, और बाद में काफ़ी बड़े हो जाएंगे। पांचवा, सिर्फ हायरिंग काफ़ी नहीं है, हायरिंग के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। और आखिरी, हर मार्केट अलग होता है। जो चीज़ यूएसए में काम करती है, ज़रूरी नहीं कि वो कनाडा में भी काम करेगी। कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी हमेशा वर्क नहीं करती। तो अब आखिर में सवाल यह है कि क्या टारगेट कनाडा को कंपटीशन ने हराया? नहीं, उसे हराया ओवर कॉन्फिडेंस ने, जल्दबाजी ने,
पुअर एग्जीक्यूशन ने और वीक ऑपरेशनल प्लानिंग ने। ये केस स्टडी हमें याद दिलाती है, बिजनेस में सिर्फ ब्रांड नेम काफ़ी नहीं होता। एग्जीक्यूशन, सिस्टम, पीपल, डेटा और कल्चर, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी फेल हो सकती है। अगर ये केस स्टडी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही रियल बिजनेस स्टोरीज और मैनेजमेंट लेसन के लिए जुड़े रहिए द एग्जीक्यूटिव एड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।